हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे शहरी क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं आजीविका। आजीविका को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका हो गई और शहरी क्षेत्रों में आजीविका हो गई। ठीक है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं वो अपना जीवन यापन किस अनुसार से करते हैं, मतलब कैसे करते हैं और क्या क्या काम करते हैं अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे कहाँ पे वो काम करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। फिर उसके बाद हमने शहर में देखा कि जो शहर के लोग रहते हैं, जैसे हमने हरप्रीत और वंदना की कहानी पढ़ी कि वो कैसे कैसे एक छोटी सी दुकान से अपना बहुत बड़ा शोरूम खोल लेते हैं। तो उनका जीवन यापन कैसे चलता है। शहरी क्षेत्र में भी कुछ क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रवासी मजदूर आते हैं जो कि प्रत्येक गांव से जाते हैं, वहाँ रहते हैं। तो उनके बारे में भी हमने देखा कि कैसे वो सड़क पे काम करते हैं और उनका जो काम होता है वो स्थायी भी नहीं होता है। बट हमने वही वंदना और हरप्रीत की कहानी पढ़ी, तो उसमें हमने देखा कि वो लोग नगर निगम से क्या किए थे, लाइसेंस ले लिए थे। तो उनका जो था वो परमानेंट हो गया था, यानी कि स्थायी हो गया था कि अब वो लोग यहीं रहेंगे और यहाँ पे वो लाइफ टाइम व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, जब तक वो करना चाहें वहाँ पे व्यापार वो कर सकते हैं। लेकिन जो रोड पे काम करते हैं या रोड में ठेला लगाते हैं या कुछ करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि प्रतिबंध लगाए जाते हैं। पुलिस के द्वारा उनके हटा दिए जाते हैं ठेले, जब भी मन करे तभी हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है और कैसे लोग जीवन यापन करते हैं अपना। देन अब हम बात करें तो बाज़ार में भी देख लिया कि क्या कैसे होता है। अब फैक्ट्री में देखते हैं कि कैसे लोग क्या काम करते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री में बात करें यदि हम, तो मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी। वही जो एक लड़की थी, वह हालांकि यहाँ पे नाम उसका इंक्लूड नहीं किया गया है, बस वो कहानी बता रही है जिसमें से क्या था कि उसने बाजार गया। पहले तो वो घर से निकली अपनी मौसेरी बहन के साथ, फिर इधर मार्केट जाती है, हर सब चीज़ देखती है क्या कैसे हो रहा है। देन रिक्शा लेती है, रिक्शे से फिर वो बाजार आती है। बाजार में वो कपड़े लेती है, दांत के दुकान में, जो सॉरी अस्पताल में जाती है, दुकान में नहीं, तो जो डेंटल हॉस्पिटल होती है वहाँ पे जाती है, डॉक्टर को दिखाती है। उसकी जो मौसेरी बहन थी पहले से अपॉइंटमेंट ले रखी थी, यानी कि बात करें तो वो पहले से डॉक्टर से समय ले रखी थी कि मैं इतने बजे आऊँगी। तो वो लोग जाते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं, सब कुछ अच्छे से करवा के फिर वो लौटते हैं। ठीक है, तो वो क्या बता रही है फिर। अब फैक्ट्री में बात करें तो मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। ठीक है, मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है। अब वो क्या कर रही थी कि कोई फंक्शन था तो वो कपड़े पे अपने जरी करवाना चाह रही थी। ठीक है, जरी का मतलब ये है कि जैसे नगीने बैठवाना कपड़े पे या उस पे कोई कढ़ाई वगैरह करवाने का काम वो करवाना चाह रही थी। ठीक है, तो जो उसकी बहन थी वो बोलती है कि मैं निर्मला को जानती हूँ, मतलब कि जो ये काम करती है मैं उसको जानती हूँ। तो एक जानती हूँ जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। ठीक है, जो निर्मला नाम की थी वो क्या करती है कि कपड़े सिलने की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। ठीक है, वही जो नगीने वगैरह लगवाना, जो सितारे होते हैं उनको लगवाना कपड़े में, या कढ़ाई करवाना जो होता है, तो उनका काम करते थे। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। ठीक है, वो दोनों क्या करती हैं, बस पकड़ती हैं बस स्टैंड से और वहाँ से फैक्ट्री के लिए चल पड़ती हैं। बस खचाखच भरी हुई थी। खचाखच का मतलब यहाँ पे ये है कि बस इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि कहीं पे भी घूमने फिरने तक की जगह नहीं थी। ठीक है, आप में से जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग यदि अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके या अपनी लाइफ से ये अनुभव करो कि हाँ हमने ये सब कुछ देखा है, ये तो सब कुछ हमारे आसपास ही हो रहा है, तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, जितना भी है आप अपनी लाइफ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ या अपने आसपास की चीज़ों से इंक्लूड करके देखो कि यहाँ से ऐसे कैसे है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल बात है कि आप भी, हम भी, जो जितने भी लोग हैं जिनकी खुद की कार नहीं है, बाइक नहीं है, जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि बस कैसे एकदम से गचागच भरी रहती है और वहाँ पे पैर तक रखने की जगह नहीं होती है। ठीक है, किसी तक कदर इंसान झूलते उलते वहाँ जहाँ तक जाना होता है वो पहुँचता है। ठीक है, तो वो बता रहे कि बस खचाखच भरी हुई थी, हर बस स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे। ठीक है, और
थोड़ी थोड़ी दूर पे बस स्टॉप बने रहते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पे। तो वहाँ पे क्या कर रहे थे लोग, चढ़ते ही जा रहे थे, उतरने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया था। ठीक है, जो उसकी बहन थी उसको क्या की, क्योंकि जो उसकी बहन थी तो वो वहीं रहती थी, उसको वहाँ का हर हालात के बारे में उसको अच्छे तरीके से पता था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि इसको एक कोने पे, वो बता रहे कि मुझे एक कोने पे खड़े कर दिया था, और ताकि क्या हो कि भीड़ में हमारा भुरता ना बन जाए। ठीक है, भुरता का मतलब ये है कि शुद्ध हिंदी में बोले तो भरता ना बन जाए। ठीक है, जैसे कि आलू टमाटर को भून के हम उसका बनाते हैं, जो भी चोखा बनाते हैं, तो वो बता रही है कि मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि कहीं हमारा भुरता ना बन जाए, इसलिए उसकी बहन जो थी वो कोने पे खड़ी कर देती है। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। ठीक है, वो ये सोच रही थी कि लोग इसी तरह, वो तो सिर्फ उस दिन गई थी, बट वो इमेजिन कर रही थी कि ऐसे ही तो लोग रोज जाते होंगे, जो डेली अप डाउन करते हैं, तो वो कैसे इतनी मतलब परेशानी झेल के करते होंगे। ठीक है, ये सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। ठीक है, जितने भी लोग थे वो क्या करने लगे, उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। जान में जान आ गई। ठीक है, वो जब उतर जाती है तो बोलती है, अब जान में जान आ गई मेरे, अब कुछ जाके राहत मिली है। क्योंकि यदि सपोज ठंडी का सीज़न है तो ठीक है, चलता है कि वहाँ पे ठंडी में ज़्यादा कम घबराहट होती है। ठीक है, लेकिन बस में जब गर्मी होती है, और गर्मी में जब खचाखच भीड़ होती है, और तब आदमी को जाना होता है, तब बहुत परेशानी होती है। ठीक है, आप में से जो भी लोग इस समस्या को झेले होंगे, बखूबी आपको पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, देखने में और कहने में तो लगता है कि सिटी में रहना बहुत, हाँ, हर एक सुविधा अवेलेबल है वहाँ, बट जितनी सुविधा है उतना वहाँ पे हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी है। ठीक है, वहाँ का पॉल्यूशन हो गया, वहाँ का जो भी शोरगुल हो गया, वो हर एक चीज़ हमको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। देन उसके बाद हम बात करें तो वो क्या बता रही है कि मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में, समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। ठीक है, वो बता रही है कि मोड़ पर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे वो समूह पर बैठे हुए थे। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि ये जो बस जा रही थी, ये लोग मॉर्निंग में जा रही थी। ठीक है, और जब मॉर्निंग में जा रही थी तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जाते हैं काम करने वाले लोग, या तो ऑफिस जाने वाले हुए, या तो जो अदर ऐसे ही होते हैं लोकल वाले, तो वो काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं मॉर्निंग में, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। सुबह 7 से 9-10 के बीच में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उस टाइम पे मज़दूर आते जाते हैं। ठीक है, और ये भी उसी के चक्कर में फंस गई थी। तो वो क्या बता रही हैं कि मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर खड़े बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो क्या बता रही है कि कुछ लोग बैठे हुए थे मोड़ पे, वहीं पे फैक्ट्री के मोड़ पे बैठे हुए थे। कुछ खड़े होके किसी दीवार पे टिक के इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोग स्कूटर या कार पे सवार उनसे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। ठीक है, मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ठीक है, और ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। मतलब कि क्या होता है, वो जो वहाँ पे खड़े थे उस कोने में, तो क्या होता है कि गांव के लोग जो होते हैं, जैसे कि सपोज आप किसी गांव से बिलोंग करते हो। ठीक है, आपके यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर पे सिटी है, तो आप वहाँ पे जाते हो, डेली अप डाउन करते हो, सुबह जाते हो, और एक जो लेबर चौक होता है वहाँ पे बहुत सारे लेबर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे वो बैठे रहते हैं। जब वहाँ पे से कोई भी, जिसको भी काम करवाना होता है, घर बनवाना हो गया या अदर भी जो भी काम होते हैं, तो वो लोग वहाँ आते हैं और उनसे बात करते हैं, और 10-15 जितने की भी उनको ज़रूरत होती है तो वो उनको बुला ले जाते हैं, और वो जितना काम किए तो ये फिक्स नहीं रहता कि वही दूसरे दिन भी उसके यहाँ जाएगा। ठीक है, काम करने, अब ऐसा नहीं रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जितना काम किए उस दिन का उनको पैसा मिल जाता है, शाम को वो पैसा लेते हैं, फिर घर आ जाते हैं। फिर उनका रोज़ का काम यही होता है, जाते हैं यहाँ से। किसी किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि वो जाते तो हैं लेकिन काम नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हो सकता है किसी दिन कम काम रहता है, तो बहुत से लोगों को तो फिर किराया भी लग जाता है, किराया भी उनका पूरा पूरा नहीं लौट पाता है, और वो उस दिन फिर ऐसे ही चल लौट के आ जाते हैं। ठीक है,
तो वहाँ पे बात की जा रही थी कि जो लेबर खड़े थे वो लेबर चौक था, और ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूर हैं, ठीक है? यानी कि दिहाड़ी पर जो कि यहाँ से डेली जाते हैं, हाँ, डेली का काम किए, डेली का पैसा लिए और चले आए, ठीक है? कोई स्थायी इनका काम नहीं रहता है। मज़दूर और मिस्त्री है, कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, तो कुछ बोझा ढोते हैं, और ट्रकों से जो सामान आते हैं तो उन पे काम करते हैं, ठीक है? उनको उतारने वगैरह का काम करते हैं। कुछ लोग टेलीफ़ोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं। इनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टेलीफ़ोन लाइन या पाइप की जो भी लाइनें होती हैं उनकी खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है, ठीक है? ये हज़ारों अनियमित मज़दूर शहर में हैं। ऐसे हज़ारों अनियमित मज़दूर शहर में हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने देखा कि कुछ तो मज़दूर हैं, दैट मीन्स मज़दूर नहीं, जो भी हैं मतलब खुद का जो बिज़नेस किए हुए हैं, दुकान वग़ैरह रखी हुई हैं, उनके लिए तो ठीक है कि वो खुद का अपना किए हुए हैं। बट सिटी में हमने देखा कि हाँ, 80% से लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब गाँव से जाते हैं और वो सड़क पे ही काम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो वही मज़दूर हैं जिनका कोई रोज़गार ये नहीं होता, फ़िक्स नहीं होता है कि यही काम करेंगे। सपोज़ घर बनवाने का काम ही चल रहा है, तो आप ही गए उनको लेने, तो आप क्या करोगे कि यदि आपको उस दिन गए, वो थोड़ा लेट हो गए, आप जो दूसरे मिलेंगे तो दूसरों को ले जाओगे, और वही काम तो वही करवाना है। फिर ऐसे में उनका कोई काम परमानेंट नहीं रहता, इसीलिए उनका डेली का डेली पैसा दे दिया जाता है, ठीक है? देन उसके बाद क्या बात की गई है कि हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग विभाग थे, ठीक है? जैसे कि हमने नगर निगम में देखा था कि एक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो काम कर रहा था, ठीक है? वहाँ पे बहुत से डिपार्टमेंट बाँटे गए थे, जैसे कि जल विभाग हो गया, वन विभाग हो गया और बिजली विभाग हो गए, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट बँटे हुए थे, जिनमें से कोई प्रमुख अधिकारी होता था, कोई उसके सुपरवाइज़ का काम करता था, कोई मज़दूरी का काम करता था, वहाँ पे जो लेबरगिरी का काम करता था। तो इस तरह क्या होता था, और इसमें क्या था कि हर एक विभाग को सिर्फ़ अपने विभाग से मतलब होता था, ठीक है? जैसे कि जल विभाग है, तो उसको सिर्फ़ अपने जल विभाग की व्यवस्था देखने से मतलब था, ना कि बिजली विभाग में क्या हो रहा है या सड़क विभाग में या कि वन विभाग वाले क्या कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं होता था, ठीक है? तो यहाँ पे वही बात की गई है कि जो वो फैक्ट्री में जाते हैं, दोनों लड़कियां जाती हैं वहाँ पे, फैक्ट्री के अंदर जाती हैं, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिपार्ट थे। उनमें से ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी, ठीक है? सिटी में आप किसी भी प्लेस पे चले जाओगे, हॉस्पिटल पे जाओ, पार्क पे जाओ, स्कूल पे जाओ, कॉलेज पे जाओ, कहीं भी जाओ आप, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है कि लगता है कि सारी जनसंख्या यहीं पे आ गई है, ठीक है? तो अब वो तो एक तो गाँव से गई थी तो थोड़ा और चकाचौंध थी, क्योंकि वो कभी देखी नहीं थी। तो वो क्या बता रही है कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो कभी ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है? इतनी ज़्यादा पंक्तियाँ लगी हुई थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे, ठीक है? जो कपड़े सिले जा रहे थे, वहाँ क्या था कि छोटे से कमरे पे लोग मशीनों पर काम कर रहे थे। एक-एक व्यक्ति एक-एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था, ठीक है? हर एक व्यक्ति, लेडीज़ थी और जेंट्स भी थे, वो क्या कर रहे थे कि सिलाई के काम में लगे हुए थे। एक-एक उनके पास मशीन थी, छोटे-छोटे से हर एक को रूम मिले हुए थे, जहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे। और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी, जो कपड़े तैयार हो रहे थे, वे कमरे में एक तरफ तह कर के लगाए जा रहे थे, ठीक है? मतलब तह कर का मतलब है कि एक परत से उनको फ़ोल्ड करके रखा जा रहा था। अच्छे से व्यवस्थित तरीके से जितने भी कपड़े बनते जा रहे थे, सिलते जा रहे थे, तो उनको फ़ोल्ड कर के रखा जा रहा था, ठीक है? अब यहाँ पे जो हम रेडीमेड कपड़े लेते हैं कि नहीं मुझे रेडीमेड कपड़े ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सिले-सिलाई ही बन जाते हैं, ठीक है? उनको बनाना पड़ता है, तो ये होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो कि वहाँ से थोक का थोक बना के देती हैं, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, आसानी से आदमी को मिल जाती हैं जितनी भी जो भी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ जो लोकल वाले हैं उनसे नहीं सिलाना पड़ता है, बस हमको वहीं से जो कंपनी से पूरा आता है, वो सारा हमको मिल जाता है, ठीक है? तो वो लोग वही काम कर रही थी, मतलब कपड़े सिल रही थी और क्या कर रही थी, तह, मतलब कि आप ये तह का
का मतलब समझना कि फोल्ड करके रखा जा रहा था, ठीक है। जितने भी कपड़े थे उनको व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा था। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो जो दिहाड़ी मजदूर हैं ये बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई कुछ कर रहा है, कोई यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है ये, और बस ये अपना टिफ़िन वगैरह लेके सब कुछ बैठे हैं, अपना डिब्बा उब्बा जो भी काम करने का है कि कोई आए और हमको ले जाए काम करने के लिए, ठीक है। देन अब हम बात करें इसके आगे की, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया, यानी कि जहाँ पे वो देखी कि हर जगह मशीन थी वहाँ, क्योंकि वो सिलाई की कंपनी ही थी तो इसलिए कपड़े सिलने वाली, तो वहाँ पे अब वही सारे काम हो गए। तो वो निर्मला जो थी तो उनको पाया वहीं पे, और वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई, ठीक है। जो निर्मला नाम की लड़की थी तो वो उसकी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी, ठीक है। जो निर्मला थी वो बताती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे कपड़ों में जो है जरी का काम करवा दूंगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में काम करती थी, ठीक है। जो भी कपड़े निर्यात होते थे तो उसमें वो क्या करती थी, काम करती थी, और दर्जी का काम करती थी। जिस फैक्ट्री में वह काम करती थी वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते थे, ठीक है। जिस कंपनी में वो निर्मला नाम की जो लड़की थी काम कर रही थी तो वहाँ पे क्या हो रहा था, निर्यात, यानी कि यहाँ से सामान भेजा जा रहा था, ठीक है। निर्यात का मतलब होता है कि हम यहाँ से जो अपने देश से किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं उसको हम निर्यात कहते हैं, और जो दूसरे देश से अपने देश में ले रहे हैं उसको हम आयात कहते हैं, ठीक है। तो जो निर्मला थी क्या कर रही थी, उस फैक्ट्री में काम कर रही थी जहाँ की अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते थे, ठीक है। तो यहाँ से गर्मी के कपड़े सिल के उनको भेजे जाते थे। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ ज़्यादा रहता है, ठीक है। जो दिसंबर से अप्रैल तक का महीना होता है, क्योंकि गर्मी के कपड़े वहाँ के लिए भेजे जाते हैं, तो दिसंबर में हालांकि ठंडी रहती है बट धीरे धीरे जनवरी फरवरी से फिर ठंड खत्म होने लगती है और अप्रैल तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो इसलिए वो बता रही है कि मतलब दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का ज़्यादा बोझ रहता है, और अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपटा पाती है, ठीक है। वो सुबह 9 बजे से काम शुरू करती है और रात को 10 बजे तक काम निपटा पाती है। काम कई बार और भी देर हो जाती है, ठीक है। उसको काम करते करते हो सकता है कि कई बार कोई ना बने, कोई कपड़ा रह जाए तो उसको और भी देर लग जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब 10 बजे तक ही निपटा पाएगी, और भी ज़्यादा टाइम लग सकता था, कभी कभी कम भी लग जाता है, ठीक है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, मतलब कि वो 6 डे काम करती थी, और 1 वीक में उसको सिर्फ 6 डे काम करना पड़ता था। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता था, ठीक है। ऐसा था कि उनको छुट्टी तो मिलती थी 1 दिन की, लेकिन यदि काम जल्दी का हुआ और यदि माल जल्दी सप्लाई करना हुआ तो फिर उनको इतवार को बोले तो संडे को, ठीक है, यानी कि रविवार को भी उनको कहाँ जाना पड़ता था, काम पे जाना पड़ता था। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के बाद 80 रुपये मिलते थे, ठीक है। इतनी मेहनत करने के बाद उनको कितना रुपए मिलता था, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये। हालांकि जबकि हम कहानी पढ़ रहे हैं, जब ये मतलब कि ये 2000 तक की कहानी है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, सन 2000, ठीक है। तो पहले इतना रुपए बहुत ज़्यादा होता था, तो उसको कितना मिलता था, 80 रुपये मिलते थे, और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता था, ठीक है। बात करें तो ओवर टाइम, जो ओवर टाइम होता है मतलब कि हमारा जो ड्यूटी का टाइम हुआ उसके अलावा जो काम करते हैं हम, तो उसका उसको अलग से पैसा मिलता था, ठीक है। तो जब भी वो ओवर टाइम करती थी तो उसको अतिरिक्त जो है पैसा 40 रुपये और मिल जाता था। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अप्रैल जून तक इनका ज़्यादा यूज होता है, इनका मतलब ज़्यादा डिमांड रहती है, तो ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, जो भी ज़्यादा सिलाई वाले हुए उनकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, बारिश का मौसम आता है और जून से लेके दिसंबर तक का, वही नवंबर तक का, जब इनकी डिमांड कम हो जाती है तो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं कि दर्जियों की संख्या को घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब उनकी डिमांड कम हो जाएगी तो फालतू का वो मजदूरों का पैसा लगता है, इसलिए फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उनको कुछ समय बाद निकाल दिए जाते हैं।
हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि गाँव में रहने वाले जो लोग थे, उनके पास भी 3 से 4 महीने तक का काम नहीं रहता था, ठीक है। यानी कि जो काम करते थे, वो काम उनके पास फिर 3 से 4 महीने तक के लिए मतलब ख़त्म हो जाता था, पहले ही पूरा हो जाता था, तो उनको फिर अलग काम ढूँढना पड़ता था 3-4 महीने के लिए, ठीक है। तो यही निर्मला की कंडीशन थी। अब हालाँकि ये तो सिटी में रह रही है, फिर भी इसकी ये हालत है कि इसको कम से कम नहीं तो 7-8 महीने काम मिल रहा है, उसके बाद काम नहीं मिल रहा है, यानी कि 3 से 4 महीने ये बेरोज़गार हो जाती है, ठीक है? कोई काम नहीं रहता इसके पास। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं, ठीक है? मतलब उनको काम जो होता है, उनका जो काम होता है, तो उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है, ठीक है? तो जब यदि मालिक को बहुत सारा ऑर्डर मिल गया कि इतना माल सप्लाई करना है या ज़्यादा उसके पास काम हुआ, तो तभी वो मज़दूर लगाता है, अन्यथा ये लोग इन लोगों को जो दर्जी थे, उनको काम नहीं मिल पाता था, ठीक है? या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता था, साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूँढना पड़ता था, ठीक है? क्योंकि अब 3-4 महीने बहुत होते हैं, 1 महीना भी मुश्किल से नहीं गुज़र पाता, तो 3-4 महीने तो बहुत होते हैं, तो इसलिए फिर क्या करना पड़ता था, उनको अपनी आजीविका के लिए और जीवन जीने के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना पड़ता है, यानी कि कोई दूसरा काम खोजना पड़ता है कि कहीं से पैसे आएँ, तो उनका जीवन यापन हो, ठीक है? निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे निर्मला काम कर रही थी, उसकी नौकरियां स्थायी नहीं होती हैं। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं, तो उन्हें निकाल दिया जाता है। जो भी यदि सपोज कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसको पैसा बहुत कम दिया जा रहा है किसी भी कंपनी में, ठीक है? तो यदि वो उन्होंने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ हो कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेहनत के अकॉर्डिंग जो भी हमारी मेहनत हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो जो वहाँ के मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी कारीगर होते हैं, मज़दूर होते हैं, उनको काम से ही निकाल दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि निकाल क्यों दिया जाता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि यदि 1 को निकाल दिया, 2 को निकाल दिया तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 10 ऑलरेडी तैयार बैठे हैं कि यदि इसको निकाल देता है तो मैं 50 रुपए में ही कर लूँगा, ठीक है? जैसे उसको 80 रुपए दे रहा है, फिर भी वो ऑब्जेक्शन ले रही है कि मेरे को इतना चाहिए, इतने में मेरा नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या करेंगे, उसको निकाल के और कोई बंदा वो जो नेक्स्ट है, तो वो क्या करेगा कि 50 रुपए में ही रेडी हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पैसे की और जो रोज़गार की मशक्क़त है, तो उसके चलते कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता कि यदि मैं बोल दिया तो कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है और फालतू में जो भी मिल रहा है वो भी हाथ से जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे वही बातें समझाई गई हैं। देन उसके बाद हम बात करें तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है, ठीक है? कोई गारंटी नहीं होती उनकी नौकरी की, और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक है? कोई उनके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उनके बचाव के लिए किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, ना कंपनी मालिक की होती है, ना और किसी की होती है कि उनके साथ क्या हो रहा है। कंपनी मालिक को मतलब है कि आप आओ, मेरे यहाँ काम करो, जब तक ठीक हो काम करो, अन्यथा आप रिज़ाइन दो और जाओ, ठीक है? वहाँ पे रिज़ाइन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जितने दिन तक जाओगे पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे पैसा नहीं मिलेगा, बात ख़त्म। और वहाँ पे दूसरे लोगों को आपके प्लेस पे रख लिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि उनके ना तो सुरक्षा की कोई ज़िम्मेदारी है, ना तो उनके बस सिर्फ़ उसकी पेमेंट दी जाती है, वो भी मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती है। बस उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है कि ये तो इतने में ही करेंगे ही, तो उनसे काम कराया जाता है और लगातार काम कराया जाता है, ठीक है? एक भी मिनट का उनको टाइम भी नहीं दिया जाता कि रेस्ट कर ले, और पैसा सबको उतना ही मिलता है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है, ठीक है? वो क्या करते हैं कि वो इतना उम्मीद रखते हैं, ना तो उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी, ना उनके खान-पान की कोई गारंटी, आने-जाने की कोई गारंटी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा, वो सोचते हैं कि 12 घंटे में मैं इनसे कितना काम ले लूँ, ठीक है? तो मतलब लंबे समय तक रोज़ काम करने की उम्मीद भी रखते हैं कि ये थोड़ा 1 घंटे, 2 घंटे और ज़्यादा काम कर दें, या 12 घंटे में ही इतना ज़्यादा काम कर दें कि मेरा सारा काम हो जाए, ठीक है? उदाहरण के लिए यदि हम एग्ज़ाम्पल के लिए बात करें, तो बिजली से चलने वाले
करघों की यानी कि पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात जो मेहनत करते हैं, तो दिन रात की बात करें यहाँ पे तो दिन रात की पहियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। ठीक है, वहाँ के जो मजदूर होते हैं तो 12-12 घंटे काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। जो वो 8 घंटे तक ही मजदूरी दी जाती है कि वो सिर्फ कितने घंटे की उनको पैसा मिलता है, 8 घंटे का। लेकिन उनसे काम कितना लिया जा रहा है, उनसे काम लिया जा रहा है 12-12 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि फैक्ट्री में, बाजार में देखा कि कैसे वहाँ तो ठीक था कि उनका खुद का व्यापार था, वो खुद की मार्केट कर लेते हैं, खुद का उनका शोरूम हो जाता है, तो उनकी जो भी दिनचर्या थी वो अच्छी होती है। लेकिन फैक्ट्री में यहाँ पे काम तो दोगुना की लिया जाता है। ना तो सुरक्षा की कोई गारंटी होती है, ना तो उनका कुछ आने जाने का, खाने का कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है। जो फैक्ट्री मालिक होते हैं बस वो सिर्फ उनसे काम कराते हैं और काम का भी पूरा पूरा पेमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, और उसमें से भी जब उनका मन करे तब वो उस मजदूर को या कारीगर को वहाँ से निकाल सकते हैं। जब मन करेगा रखेंगे, जब मन करेगा निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 8 घंटे काम, 8 घंटे का पैसा देते हैं, 12-12 घंटे काम कराते हैं एक व्यक्ति से। ठीक है, देन अब हम बात करें यदि दफ्तर में, तो दफ्तर की बात समझते हैं कि दफ्तर में क्या होता है। मेरी मौसी सुधा या विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, अब वो बता रही है जिसके यहाँ घर गई थी। तो दफ्तर की बात करें तो जो उसकी मौसी थी सुधा, वो विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। ठीक है, वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक इतना सब कुछ देख ली वो लड़की। अब वो क्या बता रही है, दफ्तर जा रही है, बोली कि उसकी जो मौसी थी वो मार्केटिंग मैनेजर थी, तो उन्होंने उनको शाम को 5 बजे से पहले अपने जो ऑफिस में पहुंचने को कहा था। ठीक है, दफ्तर यानी ऑफिस होता है, तो पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया था। ठीक है, जो ऑटो रिक्शा था, सिटी में क्या होता है कि आपको कहीं पे ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता है, हर जगह जगह के लिए आपको ऑटो रिक्शा, बस गाड़ी मिल जाती है, वहाँ से आप आसानी से जा सकते हो। तो उसने क्या कहा कि ऑटो रिक्शा से मतलब ले लेती है, जिससे कि वो बिल्कुल टाइम से पहुंचा दिया उनको। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। ठीक है, यानी कि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। तो यहाँ की बात करें तो उनमें से जो कि है सैकड़ों लोग क्या है बाहर आ रहे थे। शाम का टाइम था, सब काम ख़त्म करके अपने घर जा रहे थे, तो बाहर निकल रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, तो जो भी कार से आए थे वो अपनी कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे कार पार्क किए थे वहाँ से कार लेके घर जाते। कुछ अपनी जो बाइक थी उनके पास जाके वहाँ से लेके वो घर जाते। कुछ क्या कर रहे थे, बस स्टैंड जा रहे थे एक पंक्ति में कि वहाँ से बस पकड़ेंगे और फिर वो घर जाएंगे। ठीक है, मौसी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के, वो उसकी जो मौसी थी वो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में काम करती है। ठीक है, मैनेजर का काम करती है। शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी कि सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है। अब मैनेजर थी तो काफ़ी बड़ा उनका पद था। वो क्या कर रही थी कि मतलब जो भी 50 सेल्समैन थे तो उनके कामों का निरीक्षण कर रही थी कि कैसा ये काम कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत, तो सब कुछ देख रही थी, चेक कर रही थी। ठीक है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं, ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या था कि ये लोग क्या करते हैं कि शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं, ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं। जो भी सिटी में दुकान रखे रहते हैं उनसे क्या करते हैं कि ऑर्डर लेते हैं और उनके यहाँ तक जो भी उनका भुगतान होता है इकट्ठा करते हैं और उनको देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है। ठीक है, जो उसकी मौसी मैनेजर थी कंपनी की, तो उसने क्या किया कि काम को व्यवस्थित तरीके से कि सही ढंग से चल सके तो उनको 6 भागों में डिवाइड कर दिया था, अलग अलग उनका डिपार्ट बना दिया था। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब हम किसी एक को डिपार्ट सौंप देते हैं किसी एक काम के लिए, तो वो काम कुछ ज़्यादा सही तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अलग अलग डिपार्ट बांट देती है
और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। ठीक है, जो सेल्समैन होते हैं प्रत्येक जितने भी पार्ट बनाए हुए थे उनमें से हर एक के हर हफ्ते जाती है और उनसे मिलती है। उनकी प्रगति रपट देखती है। ठीक है, रपट का मतलब उनकी जो भी रिपोर्ट होती है कि कितना उन्होंने एक सप्ताह में क्या क्या काम किया है, एक महीने में कितना काम किया, कितना उनका बिक्री हुई, क्या कैसे किया, वो सारी वो चेक करती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। ठीक है, जो उनकी मौसी थी वो क्या करती है, उनकी जितनी भी प्रगति हुई उसकी रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है कि क्या क्या और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसका सलूशन कैसे किया जा सकता है। और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। ठीक है, उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है। अब वो बता रही है कि जो उसकी मौसी थी उन्हें बहुत मतलब देर रात तक काम करना पड़ता है। काम के सिलसिले में कभी कभी क्या है कि बाहर भी जाना पड़ता है। बाहर का मतलब कि सिटी से बाहर हो गया, तो वहाँ भी जाना पड़ता है उनको काम के लिए। ठीक है, कि काम के जो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं या कुछ उनमें बाधाएं आ रही हैं उनके लिए वो बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है। उनको डेली, और डेली नहीं मतलब की बात करें तो उनको मंथली जो भी है पेमेंट मिलती है और टाइम से मिल जाती है उनकी पेमेंट। और वह बिस्किट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। ठीक है, वो वहाँ की परमानेंट कर्मचारी हैं, वो कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं है। जैसे हमने अभी तक बात किया कि उनका रोजगार कोई फिक्स नहीं रहता, 5 महीने 6 महीने काम रहा तो ठीक है, काम नहीं रहा तो उनको भगा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी मौसी थी, तो मेन बात यहाँ पे ये है कि मौसी की बात तो ठीक है, लेकिन ये दफ्तर में जो है मतलब कि दफ्तर में क्या क्या होता है, जो भी ऑफिस होते हैं तो वहाँ पे कैसे काम की व्यवस्था होती है, वहाँ पे काम करने वाले लोगों का जीवन यापन कैसे होता है, वो कैसे करते हैं, मेन रूप से ये हमको समझना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो उसकी मौसी होती है उसको क्या होता है, परमानेंटली होती है और उनको तनख्वाह भी नियमित रूप से मिलती है। वह बिस्कुट कंपनी की जो है एक परमानेंट कर्मचारी है। ठीक है, यानी स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती है कि उसकी नौकरी यानी कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, उनका ये रहता है, टाइम फिक्स रहता है कि इतने साल बाद वो रिटायर ही होंगी। ऐसा नहीं होता कि काम खत्म हुआ तो उनको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनकी नौकरी जो है वो लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। अब वो जो परमानेंट कर्मचारी है, आप में से जो भी इस फैमिली से होंगे, तो हालांकि हो सकता है प्राइवेट कंपनी हो, पर प्राइवेट कंपनी में भी क्या होता है कि वहाँ परमानेंट भी किए जाते हैं कुछ लोग, तो जिनका फिक्स हो जाता है और उनको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि एक जो अस्थायी कर्मचारी होता है वहीं फैक्ट्री में, तो उसको हर एक सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाती है, बट जो एक परमानेंट कर्मचारी होता है उसको बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। ठीक है, पैसा तो टाइम टाइम से मिलता ही है, पेमेंट भी ज़्यादा रहती है। देन उसके बाद उनका ये भी रहता है कि काम भी नहीं छूटेगा और उनमें क्या रहता है कि उनको और जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो क्या क्या दी जाती हैं, बात करिए यदि तो बुढ़ापे के लिए बचत। ठीक है, बुढ़ापे के लिए बचत यानी कि पेंशन दी जाती है। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर वह पैसा मिल जाता है। ठीक है, यानी कि बात करें तो बुढ़ापे के लिए बचे तो पीएफ कटता है लोगों का। ठीक है, तो हर एक कंपनी में अब तो स्थायी हो या अस्थायी कर्मचारी हो, आप कहीं भी हो, स्कूल पे हो या प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या कि प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी प्राइवेट हो, प्राइवेट सेक्टर भी हो, तो वहाँ पे भी आपका पीएफ कटने लगा है। ठीक है, तो क्या होता है कि उनका जो पैसा है वो एक जगह इकट्ठा किया जाता है, कुछ यहाँ से जमा किया जाता है, मतलब इनकी तनख्वाह से जमा किया जाता है और कुछ क्या होता है कि कंपनी अपनी तरफ से मिलाती है। ठीक है, जो कि इनके बुढ़ापे के लिए बचत में काम आता है कि जितना भी पैसा ये जमा करते गए, वो जब ये सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको पूरा, जब रिटायर होते हैं तो उनका पूरा पैसा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, चाहे तो इकट्ठा निकाल लें, चाहे तो फिर अपना अलग अलग करके निकालते रहें, बट जितना भी पैसा सेविंग में बचता है वो सारा इनको मिल जाता है। छुट्टियां भी इनके लिए अवेलेबल होती हैं, तो इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, यानी कि संडे को और जो भी नेशनल त्यौहार होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, उनमें इनको छुट्टियां भी मिलती हैं। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। ठीक है, उनको क्या होता है कि जो परमानेंट कर्मचारी होते हैं
उनको वार्षिक छुट्टियों में 10-12 छुट्टी एक साल के लिए उनकी फ़िक्स रहती है कि वो छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब कि उनका पेमेंट नहीं लिया जाए, काटा जाएगा और वो छुट्टी भी आसानी से ले सकते हैं, तो उनको छुट्टियां भी आसानी से मिल जाती हैं। हालांकि हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने सुधार किया है। तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में देखोगे तो जो भी मतलब जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, ठीक है, अस्थायी कर्मचारी हैं, तो उनको भी अब छुट्टियां साल में मिलने लगी हैं कि उनके लिए भी फिक्स कर दिया गया है कि आपको 10-12 छुट्टी साल में मिलेगी, ठीक है। हालांकि उतना ज़्यादा स्थायी कर्मचारी के इतना ज़्यादा तो उनको सुविधा नहीं अवेलेबल हो पाती है, बट उनके लिए भी कुछ प्रयास किए गए हैं जिससे कि बताया गया है कि उनको भी क्या होता है कि मतलब छुट्टियां मिल सकती हैं, 10-12 जो भी होती हैं कि वो एक साल में ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनके परिवार की जितनी भी चिकित्सा की सुविधाएं होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है, ठीक है। हालांकि इसमें लिमिट होती है, एक सीमा तक ही वो क्या करती है, कर्मचारी जो होते हैं तो उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए भी उनको सुविधाएं मिलती हैं। जहाँ हमने देखा कि जो निर्मला थी उसकी ना स्वास्थ्य की गारंटी है, ना खान पान की, ना बचत की, कोई गारंटी नहीं है, बस काम लिया जा रहा है। यहीं पे हम देख रहे हैं कि जो दफ्तर में काम करने वाले लोग होते हैं उनको और जो स्थायी लोग होते हैं तो उनको कैसी कैसी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो इनके स्वास्थ्य की भी चिंता रहती है, मतलब वो अच्छे से इनको स्वास्थ्य में भी ध्यान दिया जाता है। ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं दफ्तर में, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अपना काम ये लोग कर रहे हैं। बात करें तो अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है, ठीक है। जहां हमने निर्मला और अदर लोगों को देखा कि उनकी तबीयत खराब हो जाए, तो जो रिक्शा वाला था बच्चू माझी, उसको भी हमने देखा कि यदि इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो इनका कोई गारंटी नहीं लेने वाला है कि इनको फिर पैसा मिलेगा, क्या होगा, इनका जीवन यापन कहाँ से चलेगा। लेकिन वहीं पे बात करिए यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसको बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है, ठीक है। जब तक वो अपना जो भी लीव लेना चाहता है वो ले सकता है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम कर पाते हैं। उनका काम भी तय होता है, ठीक है, उनका काम भी फिक्स होता है कि उनको बस यही काम करना है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें काम करना पड़ता है, ठीक है। यदि फैक्ट्री में काम ना भी हो तो उन्हें क्या है, अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। जैसे अनियमित रूप से जो मजदूर हुए, जो अस्थायी मजदूर होते हैं, तो फैक्ट्री में जब भी काम कम हुआ, मजदूरों की डिमांड कम हुई, उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन इनको क्या होता है कि इनको निकाला नहीं जाता है। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मादी बैठ गई, ठीक है। वो क्या करती हैं कि लेकिन आज बहुत मज़ा आया, ठीक है। उसने क्या किया कि दोनों का, बेचारियों का, किसी तरह पूरा जो दिन था सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी जर्नी थी वो ख़त्म होती है। और इसमें उन्होंने हम लोगों को काफ़ी अच्छी बातें बताई, क्या कैसे होता है, घर के अंदर से लेके पूरा दफ्तर तक का पूरा हम लोगों को भ्रमण करा दिया, ठीक है। हम लोगों को सारी जानकारी मिल गई क्या कैसे होता है। तो वो बोल रही है कि मौसी की कार में थकी मादी वो बैठ जाती हैं, क्योंकि मौसी मैनेजर थी, कार थी उनके पास, तो ऑटो रिक्शा लेते लेते किसी तरह पहुंचती हैं वहां तक और अंत में उनको उनकी मंजिल मिल ही जाती है। वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं दोनों की दोनों और बैठ जाती हैं, ठीक है। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। उसने क्या वो बताया कि आज तो बहुत मज़ा आया हर जगह घूमने में। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं, ठीक है। वो ये बोल रही है कि मैंने सोचा कि कितना अच्छा होता है कि शहर में इतने सारे लोग कितने तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है, ठीक है। क्या करते हैं, शहर के लोग जितने भी होते हैं वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको किसी के पास मिलने का टाइम नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ तक बात करें तो अपने फैमिली में भी वो इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो अपने फैमिली मेम्बर के पास बैठ के थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट बात कर लें। वो इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी बना लेते हैं
यानी कि पैसा कमाने की इतनी ज़्यादा होड़ रहती है और पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि सिटी में रह रहे हैं और सिटी का खर्चा जो भी रह रहा है उसको अच्छी तरीके से बखूबी पता होगा कि कितना होता है, ठीक है। तो वो बता रही है कि मतलब वो रहते नहीं है लेकिन उनका जो काम है वो एक दूसरे को उनसे बांधे रहता है और जो भी उनका शहरी जीवन है उनको बनाए रखता है, ठीक है। तो उसको तो वो जो लड़की थी, हालाँकि उसका नाम नहीं पता चल पाया अभी तक, बट उसको शहर की जो भी रहन-सहन थी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे ये जो लोग जो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोज़गार का एक नया क्षेत्र है, ठीक है? जो भी बड़ी-बड़ी सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे काम करना कॉल सेंटर पे जैसे कि हम लोग कहीं भी कस्टमर केयर को जो भी फ़ोन लगाते हैं वगैरह-वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉल सेंटर पे काम करना एक नया क्षेत्र बन गया है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज और किसी की भी शिकायत करना हुआ जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रित दफ्तर है, ठीक है? जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ता की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा अ, कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग-अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफ़ोन, हेडफ़ोन और स्पीकर लगे होते हैं, ठीक है? भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। जो हमारी प्यारी-सी कंट्री है, वो इस क्षेत्र में यानी कि ये जो कॉल सेंटर वाला रोज़गार है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ ना केवल भारतीय कंपनियाँ, बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं, ठीक है? भारत की जो पॉपुलेशन है आपको पता है कितनी ज़्यादा है, ठीक है? तो चाइना के बाद सबसे नंबर 1 पे भारत ही आता है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे, ठीक है? तो हालाँकि अब कोरोना वायरस की वजह से अब जनगणना हो तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी तक तो ये दूसरे नंबर पर ही कंट्री आ रही थी, ठीक है? सो आई होप कि ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और एक बात, यहाँ पे हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो तो यम लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटी पढ़ने को, तो क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो एक दिव्य एजुकेशन नाम से चैनल है, ठीक है? आपको यदि इंग्लिश से सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, दिव्य हिंदी से और एजुकेशन इंग्लिश से, ठीक है? तो ऐसे सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप इसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं ही कंप्लीट करवा रही हूँ यम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है, और वहाँ पे टोटल आपको नोट्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना सकते हो ताकि जितना भी है पूरा आपका नोट्स भी कंप्लीट होता जाए, ठीक है? क्योंकि नोट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहता है कैसे क्या बनाएं, तो आपको पूरा फॉर्मेट भी मिल जाएगा, देन आपकी प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाएगी। और हाँ, वहाँ पे जो इंडियन जियोग्राफी का है वो लगभग कंप्लीट मैं करा चुकी हूँ, तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप लोग तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? देन उसके बाद अब मिलते, क्योंकि अभी एनसीईआरटी यहाँ पे हम लोग कवर करा रहे हैं, तो जैसे ही एनसीईआरटी कंप्लीट होगी तो हम लोग स्टैंडर्ड बुक पे आएंगे, बट अभी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जितना भी समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप बिना हेजिटेट के बोलो कि यहाँ पे ये ऐसे-ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? और जो भी आपके माइंड में क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, वो ज़रूर पूछिए, ठीक है? सो आई होप कि इतना जितना मैंने पढ़ा कि आजीविका मैंने नहीं, हम और आप दोनों ने पढ़ा, ठीक है? तो और समझा भी कि जो आजीविका होती है, ग्रामीण आजीविका और शहरी आजीविका, विविधता की समझ से लेके आजीविकाएँ तक हमने पूरा देखा और आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। आज से हमारा जो 6th क्लास का पॉलिटी का एनसीईआरटी है वो एंड हो गई है, ठीक है? कल हम लोग इसके बारे में क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में या हमारे यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप क्वेश्चन भी साथ-साथ सॉल्व कराते जाओ। तो एक तो पढ़ाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही हमारा
एक क्लास का कंप्लीट होगा, ठीक है, एक चैप्टर नहीं, एक क्लास का। जैसे क्लास 6 का कंप्लीट हुआ तो क्लास 6 से 1 से लेके जितने भी 8-9 लेसन हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज ही हम सॉल्व करेंगे कि कैसे पहले लेसन में जो हमने पढ़ा उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दूसरे लेसन तीसरे से चौथे से यहाँ लास्ट तक में कितने कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो सारे फॉर्मेट हम एक दिन में सॉल्व कर लेंगे सारे। तो ऐसे में आसानी रहेगी, ठीक है, आप लोगों को भी और हम लोगों को भी। सो आई होप कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। देन अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ और नेक्स्ट डे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।